आज अपन को स्कोप ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन आंसर करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है स्कोप ऑफ सप्लाई के, क्योंकि स्कोप ऑफ सप्लाई चैप्टर अपना फिनिश हो चुका है। ठीक है, क्या था स्कोप ऑफ सप्लाई के अंदर? सर स्कोप ऑफ सप्लाई के लिए दो बेसिक कंडीशन थी, एक शेड्यूल 1 था। ध्यान देना, दो बेसिक कंडीशन और एक शेड्यूल 1, ये तीनों मिलके आपको ये बताते हैं कि आपका ट्रांजेक्शन सप्लाई में कवर होगा या नहीं होगा। और शेड्यूल 3 आपको वो बताता है कि जो ट्रांजेक्शन सप्लाई से बिल्कुल बाहर है। ओके, और शेड्यूल 2 आपका सप्लाई नहीं बताता है। शेड्यूल 2 कहता है कि जो ट्रांजेक्शन सप्लाई बन चुका है, ऑलरेडी सप्लाई बन चुका है, वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। ओके गाइस, अब आगे क्वेश्चन आंसर करने से पहले एक चीज अपन को क्लियर करनी, वो क्या है? आपका मीनिंग ऑफ, एक चीज अपन को क्लियर करनी, वो है आपका मीनिंग ऑफ गुड्स एंड मीनिंग ऑफ सर्विस। मतलब गुड्स से क्या मतलब है और सर्विस का क्या लेना देना है। कि भाई जो आपकी जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स का मतलब क्या होता है, सर्विस का मतलब क्या होता है, वो ध्यान से देखना। गुड्स का मतलब सारी मूवेबल असेट्स, गुड्स का मतलब सारी मूवेबल असेट्स, यानी सभी प्रकार की चल संपत्तियों को, सभी प्रकार की मूवेबल असेट्स, सभी प्रकार की चल संपत्तियों को माल की परिभाषा में, गुड्स की परिभाषा में शामिल किया गया है। लेकिन गुड्स की डेफिनेशन में मनी और सिक्योरिटी, गुड्स की डेफिनेशन में मनी और सिक्योरिटी को शामिल नहीं किया गया है। मतलब मुद्रा और प्रतिभूति, मनी और सिक्योरिटी को गुड्स की डेफिनेशन में शामिल नहीं किया गया है। सभी प्रकार की चल संपत्तियां जिनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, वो माल की डेफिनेशन में, गुड्स की डेफिनेशन में कवर होती है। ओके, आगे कोई भी एक्सटेंडेबल क्लेम, कोई भी एक्सटेंडेबल क्लेम, कोई भी ग्रोइंग क्रॉप्स यानी खड़ी फसलें, कोई भी ग्रोइंग क्रॉप्स खड़ी फसलें, या कोई भी ऐसी चीज जो कि जमीन से जुड़ी हुई है, ध्यान से समझना, ग्रोइंग क्रॉप्स यानी खड़ी फसलें, या कोई भी ऐसी चीज जो जमीन से जुड़ी हुई है और जिसको कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अलग करने का आपका एग्रीमेंट है, उसको गुड्स के डेफिनेशन में शामिल किया जाएगा। एक बार सभी चीजों को शामिल करके वापस बता देता हूँ। गुड्स की डेफिनेशन क्या होती है? गुड्स के अंदर सभी प्रकार की मूवेबल असेट्स यानी चल संपत्तियों को शामिल किया जाता है। मुद्रा और प्रतिभूतियों को माल की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन कोई भी एक्सटेंडेबल क्लेम यानी अभियोग योग्य दावे, खड़ी फसलें और ऐसी सारी चीजें जो जमीन से जुड़ी हुई है तथा जिसको अनुबंध के अकॉर्डिंग या कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अलग करने का एग्रीमेंट है, उन सबको गुड्स की डेफिनेशन में शामिल किया जाएगा। और ध्यान रखना, जो चीज गुड्स नहीं होती है वो चीज पे टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि जीएसटी के अंदर आगे कैलकुलेशन करने से पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि गुड्स क्या होता है और सर्विस क्या होता है। अब सर्विस का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ऑफ सर्विस, सर्विस का मीनिंग क्या होता है? एक मीनिंग तो बहुत इजी, जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है। जो चीजें गुड्स में कवर नहीं हो रही है वो क्या कहलाएगी? सर्विस। इसके अंदर मनी और सिक्योरिटी को सर्विस में भी शामिल नहीं करते, मनी और सिक्योरिटी को सर्विस में भी शामिल नहीं करते। लेकिन मनी और सिक्योरिटी को एक्सचेंज करने में, मनी और सिक्योरिटी को एक्सचेंज करने में अगर प्रतिफल है, मनी और सिक्योरिटी को एक्सचेंज करने में अगर प्रतिफल है तो उसको सर्विस में शामिल माना जाएगा। ध्यान देना, सर्विस की डेफिनेशन बहुत इजी है। जो ट्रांजैक्शन गुड्स में कवर नहीं हो रहे वो सारे सर्विस में जाएंगे। सर्विस में भी मुद्रा और प्रतिभूतियां यानी मनी और सिक्योरिटी को शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन अगर मनी और सिक्योरिटी के एक्सचेंज करने के बदले में अगर आपको प्रतिफल मिल रहा है तो उसको सर्विस में शामिल किया जाएगा। जैसे आप बैंक के पास गए या किसी थर्ड पार्टी, बैंक छोड़ो, किसी आप पर्सन के पास गए, उसको आपने 2000 का नोट दिया और उसको आपने बोला कि मुझे इसके चेंज चाहिए यानी खुले पैसे चाहिए। उसने 100 के 20 नोट आपको दे दिए, आपने भी 2000 दिए थे, उसके बदले में आपको 2000 मिल गए। ये ट्रांजेक्शन ऑफ सर्विस नहीं है और ना ही ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स है, क्योंकि गुड्स में तो मनी कवर होती ही नहीं है और ना ही ये ट्रांजेक्शन ऑफ सर्विस है। लेकिन सोचो, इसी एग्जाम्पल को मैं चेंज करूं, आपने 2000 का नोट दिया था किसी पर्सन को, उसके बदले में उसने आपने चेंज मांगा था, खुले मांगे थे, उसने आपको 2000 के बदले में केवल 1950 1950 रुपए दिए, यानी 50 रुपए का उसने अपना कमीशन काट लिया। कंसिडरेशन आ गया, तो इसको ट्रांजेक्शन ऑफ सर्विस माना जाएगा। मतलब मुद्रा और प्रतिभूतियों के एक्सचेंज के बदले में, मनी और सिक्योरिटी के एक्सचेंज के बदले में अगर कोई कंसिडरेशन है
तो उसको ट्रांजेक्शन ऑफ सर्विस माना जाएगा। मनी और सिक्योरिटीज गुड्स में शामिल नहीं होती है, ना ही सर्विस में शामिल होती है, लेकिन सर्विस में एक कंडीशन है, अगर मनी और सिक्योरिटी के एक्सचेंज के बदले में अगर आपको कंसिडरेशन मिल रहा है तो वो ट्रांजेक्शन ऑफ सर्विस में कवर होगा। चलो अब चैप्टर कंप्लीटली आपका फ्री हो चुका है। अब स्टार्ट करते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 1। चलो इसको तो लिखा रहने दो। अब स्टार्ट करते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 1। आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 1 बुक के अंदर दे रखा है, और जिसके पास बुक्स अवेलेबल नहीं हो, नोट्स चाहिए हो, आप कमेंट कर देना, आपको पीडीएफ में नोट्स क्वेश्चंस मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 ट्रांजेक्शन बहुत ध्यान से समझना। बीकॉम वालों के लिए, एमकॉम वालों के लिए ये चीज मैं क्लियर कर दूं कि जो ट्रांजेक्शन आपको बुक के अंदर गिवन है, बीकॉम और एमकॉम वालों के लिए मैं क्लियर कर दूं कि जो ट्रांजेक्शन आपको बुक के अंदर गिवन है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जो एग्जाम्पल, जो क्वेश्चन आपको बुक के अंदर गिवन है उससे बाहर आंसर नहीं आएगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आंसर कैसे करना है किसी भी क्वेश्चन का बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि देखो आंसर आता सबको है लेकिन लिखने में मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, जैसे दो स्टूडेंट है, दोनों ने आंसर करेक्ट लिखा है कि सप्लाई माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा, लेकिन एक को 4 आउट ऑफ 4 और एक को 4 में से ओनली 1 मार्क्स, 2 मार्क्स। वो डिफरेंस क्या पड़ता है वो ध्यान से समझना। अगर आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में क्या पूछेगा, सिर्फ एक चीज कि ये ट्रांजेक्शन सप्लाई में कवर होगा या नहीं होगा। तो अब आपको आंसर कैसे लिखना है, आंसर लिखने का तरीका, सबसे पहले रूल लिखो, सबसे पहले रूल लिखो, फिर क्वेश्चन को समराइज करो, फिर क्वेश्चन की समरी लिखो और लास्ट में अपना कंक्लूजन यानी क्रक्स लिख दो। 3 वे से आपका आंसर कंप्लीट होगा और गारंटी से कह रहा हूं आपको फुल ऑफ फुल मार्क्स, 100% मार्क्स मिलेंगे। एक नंबर के आधा नंबर भी कटने के चांसेस नहीं है। कैसे, सबसे पहले रूल कि जो क्वेश्चन आपके सामने आया पहले उसमें रूल लिखो अपना कि अकॉर्डिंग टू रूल, और रूल ध्यान देना सिर्फ 3 जगह से निकलेगा, या तो बेसिक कंडीशन 1, बेसिक कंडीशन 2 और या शेड्यूल 1 से। शेड्यूल 1 की 5 कंडीशन, बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन, टोटल 7 जगह में से ही आपका आंसर आ सकता है। वो 7 में से जो भी आपका क्वेश्चन में पूछ रहे हैं पहले उसका रूल लिखो, फिर क्वेश्चन को उसी वे में हल्का सा घुमा के लिख दो और लास्ट में आपका क्रक्स लिख दो। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 आपको पहले क्लियर ही पूछ रहा है कि विद रीजन बताना है कि ये जो ट्रांजेक्शन आपको गिवन है 5 ट्रांजेक्शन, क्या ये सप्लाई में कवर होंगे या नहीं कवर होंगे। पहला ट्रांजेक्शन बहुत ध्यान से पढ़ रहा हूं, ध्यान देना। एक ऑटोमोबाइल बिजनेसमैन है, एक ऑटोमोबाइल बिजनेसमैन है, उसने एक पर्सन को 60,000 का स्कूटर, एक ऑटोमोबाइल बिजनेसमैन है जिसने एक इंडिविजुअल पर्सन को 60,000 का स्कूटर बेचा, और वो स्कूटर वो पर्सन अपने पर्सनल पर्पस के लिए काम में ले रहा है। क्या इससे सप्लाई में कवर करेंगे? यस, सप्लाई में कवर होगा। ध्यान देना, क्वेश्चन ने कंफ्यूज करने के लिए आपको ये बोला है कि जिस पर्सन को स्कूटर बेचा गया है उसने उसको पर्सनल पर्पस के लिए काम में लिया है। ध्यान देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने अकॉर्डिंग ध्यान देना, आपको बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग आंसर देना है कि आपकी ऑटोमोबाइल बिजनेस है। ठीक है, बेसिक कंडीशन 1 आएगी इसमें, ऑटोमोबाइल बिजनेस है मतलब ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड है। क्या बेचा आपने? स्कूटर। स्कूटर गुड्स की डेफिनेशन में शामिल होता है। कितने में बेचा? 60,000 में, मतलब आपको कंसिडरेशन भी मिल गया। तो आपकी बेसिक कंडीशन 1 बिजनेस है, गुड्स और सर्विस है, और साथ साथ में कंसिडरेशन भी मिल गया, मतलब आपका सप्लाई माना जाएगा। ध्यान देना, अब आपको 7 जो कंडीशन बताई थी ना मैंने, जहां भी पैसों की बात आ जाए, कंसिडरेशन आ जाए, मतलब बेसिक कंडीशन 1 या 2 में ही चेक करना है, और जहां पैसे नहीं है वहां शेड्यूल 1 में जाना है। यहाँ पे इस फर्स्ट एग्जांपल में, फर्स्ट क्वेश्चन में, एक बिजनेसमैन ने एक पर्सन को स्कूटर बेचा था 60,000 में। आपको बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग सोचना है, इसलिए उस पर्सन ने जो स्कूटर खरीदा वो चाहे निजी पर्पज में काम में लेवे, पर्सनल पर्पज काम में लेवे या बिजनेस पर्पज में काम में लेवे, डज नॉट मैटर। ओके, फर्स्ट ट्रांजेक्शन का आंसर हो गया, सप्लाई माना जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, अब आपने एक पर्सन है, एक रजिस्टर्ड बिजनेसमैन है जिसने 100 शेयर खरीदे हैं, 100 शेयर सोल्ड आउट किए, 100 शेयर सोल्ड आउट किए और बदले में एक कार ले ली और उस कार को अपने निजी पर्पस में काम में ले रहा है। ध्यान देना, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरे पास 100 शेयर थे किसी कंपनी के, मैंने वो 100 शेयर किसी सेकंड पर्सन को 2 लाख रुपीस में सोल्ड कर दिए और बदले में उससे उसकी क्या ले ली? मैंने कार ले ली जिसको मैं अपने पर्सनल पर्पस में काम में ले रहा हूँ। क्या ये ट्रांजेक्शन सप्लाई माना जाएगा? क्या? ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना, गलती कर दोगे। यहाँ न तो आपको 2 बेसिक कंडीशन में दिमाग लगाना है, ना शेड्यूल 1 में दिमाग लगाना है, ना कहीं पे। डायरेक्टली ध्यान दो इधर, सिक्योरिटी, प्रतिभूति, अंश,
सिक्योरिटी में कवर होता है और सिक्योरिटीज गुड्स की डेफिनेशन में शामिल नहीं होती है, और जो ट्रांजेक्शन गुड्स की डेफिनेशन में शामिल नहीं हो रहा है उस पर जीएसटी की बात आपको नहीं करनी है। मतलब सेकंड ट्रांजेक्शन सप्लाई में शामिल नहीं होगा। और यहाँ पे अपन रीजन क्या लिखेंगे? रीजन ये होगा क्योंकि प्रतिभूतियां माल की परिभाषा में यानी गुड्स के डेफिनेशन में शामिल नहीं होती है, इसलिए इस पर सप्लाई की बात नहीं की जाएगी। दो क्लियर हो चुके। तीसरा, एबीसी लिमिटेड है, उसके पास 10 कंप्यूटर थे, उसने किसी को डोनेशन दे दिया, डोनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट ही देगा, और उसने उस पर आईटीसी रिसीव्ड कर ली। क्या सप्लाई माना जाएगा? यस, सप्लाई माना जाएगा। रीजन याद करो, रीजन याद करो, कहां पे जाएगा? आपने डोनेशन दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, मतलब जाना है शेड्यूल 1 में। और शेड्यूल 1 की 5 कंडीशन में से पहली कंडीशन ध्यान देना बच्चों, पहली कंडीशन क्या थी? बिजनेस की एसेट्स होनी चाहिए, विदाउट कंसिडरेशन किसी थर्ड पार्टी को आपने दे दी हो जिस पर आईटीसी बुक कर ली हो तो उसको सप्लाई माना जाएगा। यहाँ पे वो पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है कि आपके बिजनेस की एसेट्स थी, आपने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट किसी से थर्ड पार्टी को आपने दे दी है जिस पे आपने आईटीसी भी बुक कर ली है, तो शेड्यूल 1 की फर्स्ट कंडीशन सप्लाई माना जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, मोहन एसोसिएट्स एक प्राइवेट लिमिटेड है, सोहन एसोसिएट्स को उसने सर्विस दी है और मोहन एसोसिएट्स के पास ये राइट है कि वो सोहन एसोसिएट्स को कंट्रोल कर सकता है और उसने इस ट्रांजेक्शन के बदले में कोई भी पैसा नहीं लिया है। ध्यान देना, मैं वापस ट्रिक बता रहा हूँ इस चैप्टर को सोल्व करने की, और ये ट्रिक बहुत काम में आएगी। ट्रिक क्या है? अगर जहां पे पैसों की बात नहीं है वहां पे आपको शेड्यूल 1 पे सोचना है। यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन था तो मतलब शेड्यूल 1 की कंडीशन में जाना है। क्या बोला है? मोहन एसोसिएट्स ने सोहन एसोसिएट्स को सर्विस दी है और मोहन सोहन को कंट्रोल करने का राइट रखता है, बदले में कुछ भी पैसा नहीं लिया। ये रिलेटेड पार्टी में कवर होगा नहीं होगा बताओ? सर होगा, रिलेटेड पार्टी में कवर। रिलेटेड पार्टी का पॉइंट नंबर 5 क्या था कि व्हेनेवर एक पर्सन अगर दूसरे को कंट्रोल करता है तो वो दोनों क्या माने जाएंगे? रिलेटेड पर्सन। और रूल क्या कहता है शेड्यूल 1 का कि रिलेटेड पर्सन के बीच में किया गया कोई भी ट्रांजेक्शन चाहे विदाउट कंसिडरेशन भी क्यों ना हो सप्लाई माना जाएगा। 4 पॉइंट क्लियर हो चुके। 5वां पॉइंट, लास्ट पॉइंट पहले एग्जांपल का। XYZ मोटर लिमिटेड है, बिल्डा कार लिमिटेड, उसने अपने एजेंट को सेल करने के पर्पज से 100 कार हरियाणा में भेजी है उसकी शोरूम पे। सीधा सीधा है, दिमाग लगाना ही नहीं है। यहाँ भी विदाउट कंसिडरेशन है, मतलब कहाँ जाओ? शेड्यूल 1 पे। शेड्यूल 1 में कौन सा पॉइंट? प्रिंसिपल और एजेंट वाला, कि व्हेनेवर जब भी प्रिंसिपल अपने एजेंट को कोई गुड्स बेचेगा उसके बदले में चाहे विदाउट कंसिडरेशन भी क्यों ना हो उसको सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, मैं वापस बता रहा हूँ इस चैप्टर को सोल्व करने की ट्रिक ध्यान देना। पहली बात, आपके बुक से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जो एग्जाम्पल आप यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, सेम टू सेम एग्जाम्पल उतर के आपके एग्जाम में आएगा। सेम 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 बिल्कुल। ठीक है, सोल्व करने की ट्रिक क्या है? अगर कंसिडरेशन दिया है तो बेसिक कंडीशन में जाओ और अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो शेड्यूल 1 में जाओ। एग्जाम्पल नंबर 1 सोल्व हो चुका है। अब स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 2। जस्ट नेक्स्ट पेज पे। एग्जाम्पल नंबर 2, पहला ट्रांजेक्शन, एक डॉक्टर और एक नाई, यानी एक डॉक्टर और एक सैलून वाला है, दोनों एक दूसरे से एग्रीमेंट करते हैं कि डॉक्टर अपनी सर्विस देगा सैलून वाले को और सैलून वाला अपनी सर्विस देगा डॉक्टर को। ना ही डॉक्टर सैलून वाले से कुछ पैसा लेगा, ना ही सैलून डॉक्टर वाले से कुछ पैसा लेगा। अब इसमें 3 क्वेश्चन पूछे आपसे। पहला क्वेश्चन, दोनों ही पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या करेंगे? अगर भैया दोनों ही पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है तो सप्लाई की बात होगी नहीं, यहाँ पे सप्लाई नहीं माना जाएगा। फिर इसमें सेकंड कंडीशन बोली, अगर डॉक्टर रजिस्टर्ड हो तो डॉक्टर द्वारा जो सर्विस दी जा रही है सैलून वाले को उसको सप्लाई माना जाएगा। और अगर सैलून वाला भी रजिस्टर्ड हो तो, यानी दोनों रजिस्टर्ड हो तो दोनों के द्वारा जो एक दूसरे को सर्विस दी जा रही है वो सप्लाई में कवर होगी। अब कौन से रूल के अकॉर्डिंग ये कवर हो रही है? ये कवर हो रही है रूल नंबर 1 बेसिक कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि बिजनेस है, सर्विस है और कंसिडरेशन है। सर कंसिडरेशन कहाँ पे है? बार्टर एक्सचेंज, एक के बदले में दूसरा देना कंसिडरेशन माना जाता है। डॉक्टर अपनी सर्विस दे रहा है, सैलून वाला अपनी सर्विस दे रहा है, इसको कंसिडरेशन माना जाएगा। ट्रांजेक्शन नंबर 2, एक कर्मचारी है कोई पर्सनल पर्पस के लिए, यानी एक एम्प्लॉय है, उसने पर्सनल पर्पस के लिए, अपने मकान के पर्सनल पर्पस के लिए इंग्लैंड की कार्टर कंपनी से इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस मंगाई है। एक इंडिविजुअल पर्सन है, उसने इंग्लैंड से सर्विस मंगाई है और 3000 रुपीज की मंगाई है। क्या इसको सप्लाई माना जाएगा? यस, सप्लाई माना जाएगा। ध्यान देना कैसे? इंपोर्ट ऑफ सर्विस है और कंसिडरेशन आ गया, मतलब शेड्यूल 1 में तो जाना ही नहीं है। कहां जाएंगे? बेसिक कंडीशन सेकंड में। मैंने आपको अभी बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, अगर कंसिडरेशन वर्ड आ गया तो मतलब शेड्यूल 1 में जाना ही नहीं है, और कंसिडरेशन वर्ड नहीं है तो कहां जाना है? शेड्यूल 1 में।
एक इंडिविजुअल पर्सन है जिसने इंग्लैंड से 3000 रुपीज की सर्विस मंगाई है पर्सनल पर्पस के लिए, ठीक है, सप्लाई माना जाएगा। कैसे? बेसिक कंडीशन सेकंड का रूल लगा रहा हूं। बेसिक कंडीशन सेकंड क्या कहती है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस होनी चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए, और चाहे बिजनेस पर्पस के लिए हो चाहे नहीं हो तो भी उसको सप्लाई माना जाएगा। तो यहाँ पे पर्सनल पर्पस के लिए इंपोर्ट ऑफ सर्विस करना कंसिडरेशन के साथ सप्लाई माना जाएगा। आंसर में एक वर्ड भी आ रहा है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, विपरीत प्रभार तंत्र, लेकिन वो मैं अभी आपको नहीं समझा रहा, जब ये चैप्टर आएगा तभी मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। अभी मैं आपको क्या लिखता सा आंसर बोल रहा हूं कि इसको सप्लाई माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर ट्रांजेक्शन नंबर 3, दिवाली के मौके पे एक एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉय को 4 लाख रुपए, एक एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉय को 4 लाख रुपीस की कार गिफ्ट कर दी, तो क्या सप्लाई माना जाएगा? यस, सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि शेड्यूल 1 कंडीशन, अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 50,000 से ज्यादा की कोई वैल्यू की गुड्स गिफ्ट करता है तो उसको सप्लाई माना जाता है। तो 4 लाख रुपए की कार गिफ्ट देना सप्लाई माना जाएगा शेड्यूल 1 के अनुसार। लेकिन इसमें यह पूछा है कि अगर कार के बदले में 45,000 का स्कूटर देता तो सप्लाई नहीं माना जाता, क्योंकि अब वैल्यू 50,000 से कम हो चुकी है। ओके, अगला, रमेश एक रेस्टोरेंट पे गया, वहां पे उसने खाना वाना खाया, बाद में पता चला कि उसका तो पर्स ही गायब हो गया, बटवा नहीं है उसके पास, और उसने वहां पे खाना खाने के बाद पैसे नहीं थे तो उसने अपनी घड़ी वहां पे क्या दे दी, खाना खाने के बिल के बदले में उसने अपनी घड़ी दे दी। क्या उसको सप्लाई माना जाएगा? यस, सप्लाई माना जाएगा। क्यों? क्योंकि रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने की जो आपने एक्टिविटी की है वो सारी की सारी बिजनेस की कंडीशन के अंदर फुलफिल हो रही है। क्योंकि रेस्टोरेंट वाले के अकॉर्डिंग बात करें तो रेस्टोरेंट उसका बिजनेस है, जो उसने खाना खिलाया है वो सर्विस में कवर हो रहा है शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग, और जो उसने घड़ी दी है, घड़ी भी कंसिडरेशन का पार्ट माना जाएगा, क्योंकि कुछ के बदले कुछ देना कंसिडरेशन माना जाता है। तो बेसिक कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग ये क्या बन चुकी है आपकी सप्लाई। लास्ट पॉइंट, XYZ एसोसिएट्स ने सिंगापुर में अपना जो मेन ऑफिस है वहां से मैनेजमेंट रिलेटेड सर्विस मंगाई है। अब ध्यान से, XYZ यहाँ का है, सिंगापुर से उसने मैनेजमेंट रिलेटेड सर्विस मंगाई है, बदले में कुछ भी पैसा नहीं दिया है। मैं आपको वापस बता रहा हूँ, कम से कम इसी लेक्चर में 4 बार आपको बोल चुका हूँ, जब भी बिना पैसे की बात आए शेड्यूल 1 पे जाना, और जहां पे मनी की बात आ जाए वहां बेसिक कंडीशन में जाना। यहाँ पे आप कहाँ के पर्सन हो? XYZ लिमिटेड इंडिया का। कहां से सर्विस मंगाई उसने? सिंगापुर से, मतलब इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। अब शेड्यूल 1 का 5वां रूल लगाओ कि जब भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो, बिजनेस रिलेटेड हो, रिलेटेड पर्सन से मंगाई गई हो और विदाउट कंसिडरेशन की गई हो तो क्या माना जाएगा? सप्लाई। यहाँ पे XYZ लिमिटेड ने इंपोर्ट ऑफ सर्विस की है, मैनेजमेंट रिलेटेड सर्विस मंगाई, मतलब बिजनेस से रिलेटेड है। तीसरा पॉइंट, क्या ये रिलेटेड पर्सन है? यस, क्योंकि बिजनेस का मेन ब्रांच ऑफिस है, मेन ऑफिस है, तो वो रिलेटेड पर्सन है क्योंकि कंट्रोल करने का राइट है। और चौथी कंडीशन, बिना पैसों के मंगाई है, विदाउट कंसिडरेशन मंगाई है, मतलब सारी कंडीशन पूरी हो रही है तो इस ट्रांजेक्शन को सप्लाई में कवर माना जाएगा। तो बच्चों ठीक है, मैंने आपको 2 क्वेश्चन सोल्व करके दिखा दिए हैं सप्लाई, स्कोप ऑफ सप्लाई चैप्टर के। चैप्टर आपका खत्म हो रहा है, इसके पीछे भी अनसोल्ड में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट हो आप कमेंट करो, आपको रिप्लाई मिलेगा। चैप्टर नंबर 1 अपना कंप्लीट हो चुका है, एक बार कंप्लीट आप रिवाइज करना। ओके गाइस, बाय बाय।